हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा, मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था बिहारी जी का चैप्टर भक्ति एवं श्रृंगार। ठीक है, तो आज मैं इसका आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर के आई हूँ। 10 दोहे बेटा मैं पहले आपको पढ़ा चुकी थी और अब हम जानते हैं आगे का चैप्टर। देख लेते हैं बेटा। करी बिरह ऐसी तयु गैल न छोड़त नीच, दीने हूँ चश्मा चश्मा चखनो चाहे लहे न मीच। क्या कहते हैं देखो यहाँ पे बिहारी जी बेटा, देख लेते हैं। करी बिरह ऐसी, अब इसका बेटा प्रसंग क्या लिखोगे? इसके प्रसंग में लिखोगे बेटा, प्रस्तुत दोहे में एक सखी अपनी सखी की दुर्बलता का वर्णन करते हुए कहती है। अपनी सखी की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहती है। क्या कहती है? करी बिरह ऐसी तही, वो कहती है कि करी बिरह, मेरी सखी को बिरह ने इतना दुबला कर दिया है, तो फिर भी गैल न छोड़त नीच, फिर भी यह नीच बिरह उसकी गैल को नहीं छोड़ता है, अर्थात उसके साथ को नहीं छोड़ता है। आ गया समझ में? मेरी सखी को इस बिरह ने ऐसी दुबली बना दिया है, ऐसी बना दिया है, इतनी दुबली बना दिया है, फिर भी यह उसकी गैल को, यह नीच बिरह उसके रास्ते को नहीं छोड़ता है। दीने हूँ चश्मा चखनो, दीने हूँ चश्मा चखनो, चश्मा चखनो कहेंगे बेटा नेत्रों के लिए। यदि नेत्रों पर मीच कहेंगे बेटा मृत्यु के लिए। मृत्यु नेत्रों पर चश्मा लगा करके उसे देखना चाहे लसे न, फिर भी वह उसे दिखाई नहीं देगी। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? इसमें बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य बेटा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद है, और बेटा इसमें आपका ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद है, अत्युक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, अगला देख लेते हैं। पिय के ध्यान गही गही रही वही है नारे, आप ही आरसी लखरी जतिर जवार। पिय के ध्यान गही गही, अब इसमें क्या बताया गया है बेटा? इसका प्रसंग क्या लिखोगे? इसके प्रसंग में लिखोगे, प्रस्तुत दोहे में प्रस्तुत दोहे में एक सखी प्रस्तुत दोहे में नायिका की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहती है। ठीक है, प्रस्तुत दोहे में कवि एक नायिका की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? पिय के ध्यान गही गही, अपने प्रियतम के ध्यान में को लगाए हुए, रही वही है नार, और वह जो स्त्री स्वयं ही वह नायक बन चुकी है। आ गया समझ में? पिय के ध्यान गई गई, अपने प्रियतम का ध्यान लगाते लगाते जो नायिका है वह स्वयं नायक बन चुकी है, स्वयं प्रियतम बन चुकी है। आप ही आरसी, और अपने आप को आरसी कहेंगे बेटा दर्पण के लिए। दर्पण में देख करके, लकी देख करके रीझत प्रसन्न होती है और रिझभाते, स्वयं पर ही प्रसन्न हो रही है। आगे बेटा समझ में? इसमें बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य बेटा वही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका बेटा अनुप्रास और वीप्सा अलंकार हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। जोग जुगत सिखे सबे मानो महामुनि मैन, जोग जुगत सिखे सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैतता कानून सेवत नैन। जोग जुगत सिखे सबे, जोग जुगत का अर्थ हो गया बेटा योग, योग की युक्तियों से सबे, सबको सिखाया है। मैन कहेंगे बेटा कामदेव के लिए। महामुनि ने मानो योग अनेकों प्रकार के उपायों से सबको सिखाया है, और मैन कामदेव पिय अद्वैत, कामदेव के द्वारा पिय अद्वैत, और जो महामुनि हैं पिय अपने प्रियंतम से एकाकार करना चाहते हैं कानन, और एकाकार करके कानन कहेंगे बेटा जंगल के लिए, वन को सेवत, वन के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, वन के लिए में से जाना चाहते हैं। उसी तरह से जो सखी है
उसके नेत्र हैं जो कानों तक, उसके नैन, उसके नेत्र कानों तक फैले हुए हैं। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया? तो इसका बेटा आप प्रसंग क्या लिखोगे? प्रस्तुत दोहे में एक सखी अपनी सखी के नेत्रों का वर्णन करते हुए कहती है। ठीक है, आ गया समझ में? अगला देख लेते हैं बेटा। मूड़ चढ़ाए रहे पर्यो पीठ कच भार, मूड़ चढ़ाए रहे पर्यो पीठ कच भार, रहे गरे परे राखे वो तो ही पर हार। देखते हैं, मूड़ चढ़ाए रहे, यहाँ पर बेटा क्या बताया गया है? इसका बेटा प्रसंग क्या लिखोगे? प्रस्तुत दोहे में हार और बाल के माध्यम से मनुष्यों के बारे में बताया गया, मनुष्यों की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया। मूल चढ़ाए रहे, इसमें बेटा स्त्रियों के बालों के बारे में बात की गई है। मूड़ चढ़ाए रहे, जो बाल हैं उन्हें मूड़ पर चढ़ा करके रखा जाता है, सिर पर चढ़ा कर रखा जाता है। आगे समझ में? बालों को सिर पर चढ़ा कर रखा जाता है। पर्यो पीठ कच भार, परंतु जो उसका भार है, कच, कच कहेंगे बेटा बालों के लिए, बालों का भार पीठ पर ही पड़ा रहता है। आ गया समझ में? बालों को मूड़ पर चढ़ा कर रखा जाता है, परंतु उनका जो भार है वो पीठ पर ही पड़ा रहता है। रयो गरे परे राखे वो, और जो तो ही है पर हार, हार है, हार को कहाँ? गरे पर राखे हो, गले पर रखा जाता है, गले में पहना जाता है। तो ही है पर, फिर भी वह हृदय के पास में ही लगा रहता है। उसी तरह से जो मनुष्य होते हैं, तो वो जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं वो अपनी श्रेष्ठता के अनुसार ही उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। आ गया समझ में? अगला देख लेते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं बेटा। रह गुही बेनी लखे गुहिबे के त्योनार, रह गुही बेनी लखे गुहिबे के त्योनार, लागे नीर चुचान जे नीठ सुखाए बार। अब क्या कहते हैं? रहो गुही बेनी लखे, रयो गुही, यहाँ पर बेटा क्या बताया गया है? यहाँ पर जो एक नायक है वो अपनी नायिका की चोटी बना रहा है। ठीक है, तो नायिका है, नायिका उससे कहती है। प्रस्तुत दोहे में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नायिका उससे कहती है, रहो गुही चोटी, रहो गुही बेनी लखे गोहेबे के त्योनार। एक नायक अपनी नायिका की चोटी बना रहा है, तो नायिका कहती है रहो गुही बेनी लखे, वो कहती है रहने दो, मेरी चोटी मत बनाओ, गोहेबे के त्योनार, और तुम्हें गोहने का ढंग नहीं है। लागे नीर चुचान जे, तुम्हें गोहने का ढंग नहीं है। लागे नीर चुचान, और तुम्हारे स्पर्श से ये पसीना चुचाने लगा है। नीठ सुखाए बाल, मैंने बहुत ही कठिनता से इन बालों को सुखाया था। आ गया समझ में? एक बार फिर से देख लो। एक नायक अपनी नायिका की चोटी बना रहा है, तो नायिका अपनी नायिका है, नायिका अपने नायक से कहती है कि रहो गुही बेनी लखे, रहने दो, मेरी चोटी मत बनाओ, तुम्हें गोहेबे का ढंग, त्योनार का अर्थ हो गया बेटा ढंग, तुम्हें चोटी गोहने का ढंग नहीं है, और तुम्हारे लागे नीर चुचाए, तुम्हारे स्पर्श के कारण नीर पसीना चुचाने लगा है। नीट मैंने बहुत ही कठिनता से अपने बालों को सुखाया था। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया? इसमें बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य बेटा वही रहेगा। ठीक है, और इसमें बेटा आपका जो अलंकार है, अलंकार बेटा आपका हो जाता है, व्याजोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। करमुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाए, करमुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाए, पीठ दिए निधरक निधरक लखे एकटक ढीठ पर लगाए। रहो करमुदरी की आरसी, करमुदरी, करमुदरी बेटा इसमें क्या बताया गया है? प्रस्तुत में इसका प्रसंग क्या लिखोगे बेटा? संदर्भ वही रहेगा, और इसके प्रसंग में लिखोगे प्रस्तुत दोहे में
नायिका की के द्वारा नग के प्रतिबिंब में नायक के देखने के बारे में वर्णन किया गया है। या फिर ऐसे लिखोगे, प्रस्तुत दोहे में एक सखी अपनी नायिका की चतुराई का वर्णन करते हुए कहती है, क्या कहती है? कर मुदरी की आरसी, कर मुदरी कहेंगे बेटा हाथ की, मुदरी की आरसी कहेंगे बेटा दर्पण में। हाथ की मुदरी के दर्पण में प्यो, प्यो कहेंगे बेटा प्रियतम के लिए, अपने प्रियतम को देखकर, अपने प्रियतम के प्रतिबिंब को देख करके। हाथ की मुदरी के दर्पण में अपने प्रियतम के प्रतिबिंब को देख करके पीठ दिया निधरक है। नायिका पीठ दे करके निधरक होकर, निडर होकर के अपने प्रियतम के प्रतिबिंब को देख रही है। एकटक डीठ लगा, एकटक दृष्टि लगा करके देख रही है। आ गया समझ में? एक बार फिर से देख लो। हाथ की मुदरी के से दर्पण में अपने प्रियतम के प्रतिबिंब को देखकर नायिका पीठ लगा करके निडर हो करके एकटक दृष्टि लगा करके देख रही है। आ गया समझ में? अपने प्रियतम के प्रतिबिंब को एकटक दृष्टि लगा करके देख रही है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अब बेटा इसका आप काव्य का सौंदर्य क्या लिखोगे? काव्य का सौंदर्य में बेटा आप लिखोगे ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और दोहा छंद है, और इसमें बेटा आपका अलंकार श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर बेटा आपका विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं बेटा अगला, दिखाई दे रहा है बेटा ठीक से? अगला क्या हो जाता है? खेलन सिखे अले भले चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग नागर नरन शिकार। खेलन सिखे अले भले, यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है, खेलन सिखे, खेलना सिखा दिया। हे सखी, भली भांति इसे खेलना सिखाया है। अहेरी कहेंगे शिकार करना, चतुर चतुराई के साथ। किसने? कामदेव ने। यहाँ पर बताया गया है कि एक सखी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कामदेव ने चतुराई से खेल में ही शिकार करना सिखा दिया है। कानन चारी, कानन कहते हैं बेटा जंगल के लिए। ठीक है, कानन चारी, कानन चारी कानों तक फैले हुए। ठीक है, कानों तक फैले हुए भी कह सकते हैं, या फिर जंगल में विचरण करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है बेटा कानों तक फैले हुए। नैन मृग, मृग रूपी नेत्रों ने नागर नगर के मनुष्यों का शिकार करना सिखा दिया है। आ गया बेटा समझ में? समझ में आ गया होगा बेटा? देख लेते हैं बेटा आगे। खेलन सिखाए अले भले, एक सखी कहती है दूसरी सखी से अपनी सखी से एक सखी कहती है कि हे सखी, भली भली भांति खेलना सिखा दिया है चतुराई के साथ। अहेरी कहेंगे शिकारी के लिए, शिकारी सी को मारना। ठीक है, अर्थात कामदेव ने भली भांति खेल में, हे सखी, कामदेव ने भली भांति खेल में चतुराई की के साथ शिकार करना सिखा दिया है। जो काननचारी कानों तक फैले हुए, अर्थात बड़े बड़े नेत्र। ठीक है, कानों तक फैले हुए बड़े नेत्र, और नैन मृग और हिरन रूपी मृग, कानों तक फैले हुए हिरन रूपी नेत्रों के द्वारा नगर के पुरुषों का शिकार करना। आ गया समझ में? ठीक है बेटा, इसमें बेटा आपका काव्य का सौंदर्य वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। ललन सलोने अरो रहे अति स्नेह सो पाग, ललन सलोने अरो रहे अति स्नेह सो पाग, तनक कचाई देत दुख दूषण लो मोह लागे। इसमें बेटा आप प्रसंग क्या लिखोगे? इसके प्रसंग में लिखोगे, प्रस्तुत दोहे में एक नायिका अपने नायक को उलाहना देते हुए कहती है। क्या कहती है?
ललन सलोने और रहे। तुम सुंदर हो, अति स्नेह और अत्यधिक प्रेमी हो। अत्यधिक प्रेमी हो, 100 पाग। और कैसे हो? अत्यधिक प्रेमी हो। ठीक है, वो कहती है, नायिका कहती है कि नायक से कि तुम बहुत सुंदर हो, सलोने और रहे। तुम कैसे हो? अत्यधिक सुंदर हो और अत्यधिक प्रेमी हो। 100 पागी, पाग का अर्थ हो गया बेटा पकाना। ठीक है, तनक कचाई देत, परंतु जो तुम्हारा व्यवहार है वो कैसा है? दुखपूर्ण है। एक नायक दूसरी नायिका से, दूसरी स्त्री से प्रेम करता है, तो नायिका अपने नायक को, अपने प्रेमी को उल्हाना देते हुए कहती है कि तुम सुंदर भी हो और प्रेमी भी हो, परंतु तुम सूरन, सूरन कहेंगे बेटा जमीकंद हो, तुम जमीकंद के समान हो। तुम्हारा व्यवहार अच्छा भी है, परंतु तुम्हारा व्यवहार कैसा है? कपटपूर्ण भी है। कैसे? तुम जमीकंद के समान हो, जो पकने पर तनक कचाई देत। तो कैसा है? थोड़ा सा कसेला स्वाद देता है, कचकचा स्वाद देता है मुंह में पहुंच करके। उसी तरह से तुम्हारा व्यवहार भी कपटपूर्ण है। आ गया बेटा समझ में? समझ में आ गया होगा बेटा। इसमें बेटा आपका काव्य का सौंदर्य बेटा क्या हो जाएगा? इसके काव्य का सौंदर्य में बेटा आप लिखोगे, काव्य का सौंदर्य में इसमें बेटा आपका अलंकार हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा और श्लेष अलंकार हो जाएगा। बाकी का आपका काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा। ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है। ठीक है, तो और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, अन्यारे दीर्घ द्रगनो कितीन तरुण समान, अन्यारे दीर्घ द्रगनो कितीन तरुण समान, वह चितवन और कछू जिन्हें बस होत सुजान। अन्यारे, अन्यारे कहेंगे बेटा नुकीले, दीर्घ बड़े, द्रगन नेत्र। आ गया समझ में बेटा? अन्यारे नुकीले, दीर्घ बड़े बड़े, नुकीले बड़े बड़े, नेत्र कितीन तरुण समान, कितनी स्त्रियों के होते हैं। वह चितवन और कछु, परंतु वह चितवन कुछ ही स्त्रियों की होती है, जिन बस होत सुजान, जिनके बस में सज्जन पुरुष हो जाते हैं। आ गया बेटा समझ में? समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, अन्यारे दीर्घ, अन्यारे नुकीले बड़े बड़े, नेत्र कितीन तरुण समान, कितनी स्त्रियों के, तरुणी कहते हैं बेटा इस नदी के लिए भी कहते हैं और यहाँ पर स्त्रियों के लिए भी कहते हैं। ठीक है, कितीन तरुण समान, कितनी स्त्रियों के होते हैं। वह चितवन और कुछ, परंतु वह चितवन कुछ और ही स्त्रियों की होती है, जिसके बस में सज्जन पुरुष हो जाते हैं। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला, क्यों बसे वे, इसमें ही बेटा आपका काव्य का सौंदर्य वही हो जाएगा। क्यों बसे वे क्यों निभहे नीत नेह पुरनाए, क्यों बसे हैं क्यों निभहे नीत नेह पुरनाए, लगा लगी लोयन करें नाहक मन बंधे जाएं। देखो, क्यों बसे हैं, क्यों बसेंगे, क्यों निभाए और क्या क्यों निर्वाह करेंगे। नीत नेहपुर नाहे, इस नेहपुर प्रेमपुर नगर में क्या है? नीति नहीं है, अनुशासन नहीं है, नीति नहीं है और कोई अनुशासन नहीं है। फिर हम ऐसे प्रेमपूर्ण नगर में क्यों बसेंगे, क्यों निर्वाह करेंगे। लगा लगी लोयन कहें, और एक दूसरे के देखा दाखी, एक दूसरों के नेत्रों के द्वारा ही नेत्रों के द्वारा ही प्रेम हो जाता है और नाहक मन बंध जाए, और व्यर्थ में ही लोगों के मन आपस में बंध जाते हैं। आ गया समझ में? इसमें बेटा क्या लिखेंगे देख लेते हैं बेटा। तो इसमें बेटा क्या, इसका प्रसंग बेटा क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहे में प्रेम नगर की विचित्र रीति के बारे में वर्णन किया गया है।
ठीक है। और इसमें बेटा आपका ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद है, असंगति अलंकार का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रक उरजत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितन प्रीते, द्रग उरजत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीते, परत गाठ दुरजन है दई नहीं यह रीते। द्रग उरजत, नेत्र उलझते हैं, नेत्र आपस में टकराते हैं, टूटत कुटुम, और परिवार टूट जाते हैं, परिवार टूटते हैं। नेत्र आपस में उलझते हैं, नेत्र आपस में टकराते हैं, परिवार टूटते हैं। जुरत चतुरचित प्रीत, और चतुराई के साथ मन जुड़ जाते हैं और प्रेम होता है। परति गांठ दुर्जन है, दुर्जन मनुष्यों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। ठीक है, दुर्जन मनुष्यों के हृदय में गांठ पड़ जाती है, दई नहीं है रीत। और दई नई यह रीत, दई हे देव यह कैसी विचित्र रीति बनाई है, हे देव यह कैसी नई विचित्र रीति बनाई है। आ गया समझ में बेटा? तो ये था आपका बिहारी जी का चैप्टर, तो जो आपकी समझ में आ गया होगा बेटा। इसमें बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, इसमें बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, और इसमें बेटा आपका श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है, असंगति अलंकार का प्रयोग किया गया है, और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, श्लेष, असंगति और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बेटा ये आपको ठीक से समझ में आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।